हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 से रिलेटेड जो है हमारा जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जॉइंट कॉस्ट होता क्या है। तो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं तो उनके जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी हमारा कॉस्ट इनकर हुआ होगा ना, कॉमन रिसोर्स के यूसेज की वजह से, तो उसको हम जॉइंट कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम जॉइंट प्रोडक्ट के डेफिनेशन पे। क्या बोलता है? प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस simultaneously by the same process identifiable at the end of the process and recognized as main products or service having sufficient value। तो जब किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली फॉर्म होता है तो जो कि आइडेंटिकल होते हैं एट द एंड ऑफ द प्रोसेस में, और जिनका इंडिविजुअली सफिशिएंट वैल्यू होता है, तो ऐसे सभी प्रोडक्ट्स को हम मेन प्रोडक्ट्स की तरह रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उन्हीं को हम जॉइंट प्रोडक्ट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर क्रूड ऑयल को हम क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल का जो रिफाइन होता है, तो उससे हमको पेट्रोल, डीजल और भी तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ये दोनों की अगर बात करें हम पेट्रोल और डीजल की, तो ये दोनों का इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट वैल्यू है। तो और ये दोनों अपना को हम आइडेंटिफाई भी करते हैं मेन प्रोडक्ट से। तो इसे ये दोनों हम जॉइंट प्रोडक्ट के कैटेगरी में ले आएंगे। ठीक है, फिर बाय प्रोडक्ट क्या होता है? ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस जहाँ पर ना दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही मेन प्रोडक्ट है और होता है, और बाकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनका वैल्यू रिलेटिवली मेन प्रोडक्ट से थोड़ा कम होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जो शुगर का जो इंडस्ट्री है, वहाँ पर शुगर हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया। इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल गम हो गया, वैक्स हो गया या बगासे हो गया, ये बाय प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे। इनकी जो वैल्यू है रिलेटिवली शुगर के कंपैरिजन में वो थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो ये बाय प्रोडक्ट बन गया हमारा। अब आते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट में। स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है कि जैसे दो जो जॉइंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, जब तक वो सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं, उनका एक कॉमन खर्चा लगता है। ठीक है, तो जहाँ तक क्या बोलते हैं ये जहाँ से वो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल हो जाते हैं, अलग अलग इंडिविजुअली आइडेंटिकल हो जाते हैं, वहाँ पर जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, वेस्ट क्या हो गया? मटेरियल लॉस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन और स्टोरेज, जिनका खुद का उतना वैल्यू होता नहीं है, मतलब या तो एकदम कम वैल्यू होगा या तो नो सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट में। ठीक है, द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स फॉर मेजरिंग जॉइंट कॉस्ट अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट विल बी सेम एज स्टिपुलेटेड इन अदर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये क्या बोलता है कि जैसा भी हमारा जॉइंट कॉस्ट का कैलकुलेशन है, जॉइंट कॉस्ट अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट, वो कैसे कैलकुलेट होता है बाकी सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी, जो हमारा स्प्लिट ऑफ पॉइंट है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगा, ठीक है, यानी कि नेट सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, वो हमारा कॉस्ट बनता है, जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट ऑन प्रोडक्ट सेपरेटली आइडेंटिफिएबल। ठीक है, इसके स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद जो प्रोडक्ट सेपरेटली आइडेंटिफिएबल हो जाते हैं, उनको हम कैसे मेजर करेंगे? उनका कॉस्ट हर एक, मतलब उनके लिए जो भी रिसोर्सेज इंडिविजुअली लग रहा है फॉर ईच जॉइंट या बाय प्रोडक्ट, उसे हम बोलेंगे मतलब उसे हम कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट शैल बी द एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसमें डायरेक्ट कॉस्ट भी ऐड होगा और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी ऐड होगा। कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट कैरिड आउट बाय आउटसाइड पार्टीज। अगर आउटसाइड पार्टीज को दिया है हमने, ये इन हाउस था, इसका मतलब ये जो है वो इन हाउस था। अब जो आउटसाइड पार्टी को हमने दिया होगा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, तो उस केस में क्या होगा? कॉस्ट इनवॉइस और अग्रीड प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड नेट ऑफ डिस्काउंट्स। ठीक है, जो भी हमारा क्रेडिट रिकवरीज होगा या फिर टैक्सेबल टैक्स जो हमने पे किया होगा वो रिफंडेबल होगा। तो जब रिफंड होगा तो वो क्या बोलते हैं, सब रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, इन केस द प्रोडक्शन प्रोसेस जनरेट्स स्क्रैप और वेस्ट। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में स्क्रैप या वेस्ट जनरेट होता है और उसका कुछ रियलाइजेबल वैल्यू होता है, तो डिस्पोजल कॉस्ट से उसे मतलब जब भी हम उसे डिस्पोज करेंगे तो उससे अगर कुछ इनकम होती है तो दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट। फिर आते हैं सब्सिडी, ग्रांट या इंसेंटिव, जो भी हमारा रिसीव्ड या रिसीवेबल है, तो उसे भी हम रिड्यूस कर देंगे कॉस्ट से, कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। पेनल्टीज, डैमेजेस पेड टू द स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज और थर्ड पार्टीज शाल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट। ठीक है, ये दोनों तो जनरल ही थे, जनरल प्रिंसिपल्स में आ गए। असाइनमेंट कैसे होगा? जॉइंट कॉस्ट इनकर्ड शाल बी असाइन टू द जॉइंट प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन बेनिफिट्स रिसीव्ड प्रिंसिपल। ठीक है, और इसके जो है कैसे होंगे, ये तीन मेथड्स दिए हुए हैं: फिजिकल यूनिट मेथड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, और या फिर टेक्निकल एस्टिमेट्स। ठीक है,
और अगर कोई वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, ये जॉइंट प्रोडक्ट के लिए था, अब बात करते हैं बाय प्रोडक्ट के लिए। तो बाय प्रोडक्ट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, मेजर कैसे करेंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू में या फिर टेक्निकल एस्टिमेट्स जो भी होगा, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन में क्या करना है हमें, एलिमेंट वाइज कॉस्ट बताना है इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, और उसका वैल्यू असाइन टू बाय प्रोडक्ट्स, जो भी हमने बाय प्रोडक्ट्स को वैल्यू असाइन किया होगा वो भी, ठीक है। डिस्क्लोजर्स में क्या क्या बताना है, बेसिस ऑफ एलोकेशन बताना पड़ेगा, उसके साथ ही साथ हमें वैल्यू असाइन टू द बाय प्रोडक्ट्स भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। द डिस्क्लोजर शुड मेड ओनली वेयर मटेरियल सिग्निफिकेंट एंड क्वान्टिफिएबल, अगर जहाँ पर जो भी वैल्यू हमारी मटेरियल वैल्यू है या फिर सिग्निफिकेंट वैल्यू है, जहाँ पर हम चीज़ अमाउंट वैल्यू को क्वान्टिफाई कर पा रहे हैं, उसे हम डिस्क्लोज करेंगे। डिस्क्लोजर्स शैल बी मेड इन द बॉडी ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट्स और एज अ फुट नोट और एज अ सेपरेट शेड्यूल, हम कॉस्ट स्टेटमेंट की बॉडी में भी बता सकते हैं, या फिर एक अलग से फुट नोट भी में भी शो कर सकते हैं, या फिर एक अलग से सेपरेट शेड्यूल बनाकर भी डिस्क्लोज किया जा सकता है, ठीक है। एनी चेंज इन द कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, जिसका मटेरियल इफेक्ट हो सकता है, उसे हमें डिस्क्लोज करना है। अगर सपोज हमारा जो मटेरियल जो भी इफेक्ट है हम उसे असरटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हमको फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 यहाँ पर खत्म होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक्स।